हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। तो चलें शुरू करते हैं। आज का हमारा डिस्कशन है मॉड्यूल ए के चैप्टर 8 को लेकर के, जिसमें रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर रेजिडेंट्स। सो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लासेस है, जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। इससे जो आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। फिर पेपर में वो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो हम उनको बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स के लिए रेमिटेंस की फैसिलिटीज। इन इंडिया, RBI oversees foreign exchange market in line with the Foreign Exchange Management Act 1999। इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक निगरानी रखता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के ऊपर और फॉलो करता है फेमा 1999 को। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए हु इज रेगुलेटर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, तो रेगुलेटर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Exchange control was introduced under Defense of India rules on September 3, 1939। अगर हम थोड़ा बैक जाएं हिस्ट्री के अंदर, तो जो एक्सचेंज कंट्रोल था यानी फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इस एक्ट के अंतर्गत, जिसको हम कहते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। तो ये रूल्स थे, सब्सिक्वेंटली इन्होंने एक्ट का फॉर्मेशन चेंज किया एंड दिस वाज डन वे बैक 1939। स्टैट्यूटरी पावर्स और प्रोवाइडेड बाय फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो यहाँ पे ये रूल्स थे, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। सब्सिक्वेंटली स्टैट्यूटरी पावर्स प्रोवाइड की गई बाय पासिंग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1947 और फिर इसको अमेंड किया गया, रिप्लेस कर दिया गया बाय फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। Later on, FEMA replaced FIRA from June 1st 2000। So subsequently FEMA को एनेक्ट किया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को 1999 के अंदर और उसको इम्प्लीमेंट किया गया 1 जून 2000 से, और एज ए रिजल्ट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 इसको रिप्लेस कर दिया गया बाय फेमा। तो ये है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल एक्ट। FEMA made the offense related to foreign exchange as civil offenses as against criminal offenses under FERA 1973। FERA 1973 के अंतर्गत जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड वायलेशंस थी तो उनको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, जिसमें पनिशमेंट के फाइन्स के प्रावधान थे। लेकिन फेमा जब इंट्रोड्यूस किया गया 1999 के अंदर, तो उसको जो फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ऑफेंसेस हैं तो उनको सिविल ऑफेंसेस माना जाता है। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्ट्स। सो फेमा में जो लाइबिलिटी है वो सिविल ऑफेंसेस की तरह ली जाती है, जबकि फेरा के अंदर जो लाइबिलिटी थी ऑफेंसेस के लिए, सो दैट वाज टेकन एज क्रिमिनल ऑफेंस। फेमा एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। सो फेमा पूरे इंडिया को कवर करता है, लेकिन गुजरात इंटरनेशनल फॉरेन टैक्स सिटी तो उसको ये कवर नहीं करता, जिसको हम कहते हैं गिफ्ट सिटी।
सो एक्सेप्ट गिफ्ट सिटी इन गुजरात, तो इट कवर्स होल ऑफ इंडिया। अब फेमा के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? सो फेमा के ऑब्जेक्टिव्स में टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, जो हमारा विदेश व्यापार है उसको फैसिलिटेट करना, एंड पेमेंट्स, एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स इन इंडिया। तो यानी यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। फेमा के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनमें ये दो ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, दिस इज वन। सेकेंडली, टू प्रमोट orderly development and maintenance of foreign exchange markets in India। विदेश व्यापार को और पेमेंट्स को फैसिलिटेट करना और इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स है उसको एक प्रॉपर वे में डेवलप करना और उसको मेंटेन करना। चलिए, आई थिंक यहाँ तक आपने हर चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होगी, एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर रहे होंगे। अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करते हैं जब आप किसी भी वीडियो को वॉच करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। आप उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को और बेटर वे में अंडरस्टैंड करते हैं। दैट इज़ बेनिफिट नंबर वन। क्योंकि उसको बेटर अंडरस्टैंड करते हैं इसीलिए वो आपको आसान लगता है। और फिर जब आप रिवीजन करेंगे एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, इन्हीं नोट्स से जब आप रिवीजन करेंगे तो हर एक रिवीजन आपको बहुत आसान लगेगा और क्विकली आप रिकॉल कर पाएंगे उस टेक्स्ट को जो आपने कॉपी में लिखा है। इसीलिए अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बना रहे तो देन यू आर मिसिंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, इन एनी केस लेट अस मूव फर्दर। अब हम बात करेंगे फेमा के फीचर्स क्या क्या हैं। सो व्हाट आर फीचर्स ऑफ फेमा? फेमा के फीचर्स में सबसे पहला फीचर है सेंट्रल गवर्नमेंट अथोराइज टू इशू नोटिफिकेशंस एंड आरबी इश्यूज रूल्स। तो एक होते हैं नोटिफिकेशंस और एक होते हैं रूल्स। सो फेमा में जो नोटिफिकेशंस इशू होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, और फेमा में या उसके ऊपर बेस्ड जो रूल्स बनते हैं उन रूल्स को आरबीआई इशू करता है। ये डिस्टिंक्शन का ध्यान रखना है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आर अलाउड ओनली थ्रू अथोराइज्ड पर्सन्स अपॉइंटेड बाय इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होंगी वो इंडिविजुअल्स या एंटिटी अपने आप में नहीं कर सकते। सो एक्स ने अगर फॉरेन एक्सचेंज लेना है तो वो वाई से नहीं ले सकता। एक्स ले सकता है ये फॉरेन एक्सचेंज किसी अथोराइज्ड पर्सन से। वाई ने अगर फॉरेन एक्सचेंज बेचना है तो एक्स को नहीं बेच सकता, वो बेचेगा अथोराइज्ड पर्सन को। यानी जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो अथोराइज्ड पर्सन्स के थ्रू ही कंप्लीट हो सकती हैं, और अथोराइज्ड पर्सन्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन अंडर करंट अकाउंट कैटेगरी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि करंट अकाउंट कैटेगरी की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है, तो दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक जिनको हम कहते हैं करंट अकाउंट कैटेगरी की ट्रांजैक्शंस, फॉरेन एक्सचेंज में जितना भी लेन देन है जिनको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, वो दो में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करती हैं। इधर इट इज़ अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और इट इज़ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो ध्यान से नोट कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। आरबी कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस।
अगर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करनी है तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के ऊपर आरबीआई, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती हैं। ऑथोराइज्ड पर्सन्स क्या होते हैं? तो ऑथोराइज्ड पर्सन को अपॉइंट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑथोराइज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसमें हमारे पास 4 टाइप के डिफरेंट पर्सन्स हैं। सो दीज इंक्लूड नंबर 1 ऑथोराइज्ड डीलर्स, सेकंड these are money changers, 3 offshore banking units, and D any other person which RBI can authorized under section 10 to deal with foreign exchange or foreign securities। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये पावर ऑथोराइज्ड पर्सन्स को अपॉइंट करना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी सेक्शन में है तो इट इज अंडर सेक्शन 10 ऑफ फेमा। और इसमें ब्रॉडली 3 तरह के लोग बताए गए हैं, एक ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं, एक मनी चेंजर्स हैं और तीसरे ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स हैं। तो चलिए अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑथोराइज्ड डीलर्स। तो जब हम ऑथोराइज्ड डीलर्स की बात करें तो 3 तरह के ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं। सो कैटेगरी 1 के ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं, कैटेगरी 2 के ऑथोराइज्ड डीलर हैं और कैटेगरी 3 के डीलर्स हैं। तो हम इसको 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। तो ए डी कैटेगरी 1, ए डी कैटेगरी 2, ए डी कैटेगरी 3। ए डी कैटेगरी 1 में क्या है? एंटिटीज ऑथोराइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कैरी आउट ऑल परमिसिबल करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। सो जितनी भी करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन परमिटेड हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑथोराइज्ड कैटेगरी डीलर 1 वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट कर सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एडी कैटेगरी 2 और एडी कैटेगरी 1 के अंदर मेनली आप कह सकते हैं कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो तकरीबन एडी कैटेगरी 1 के अंदर इंक्लूड होते हैं। एडी कैटेगरी 2, these are the entities authorized to carry out specified non-trade related current account transactions। अब इसको ध्यान में रखना है। तो दे कैन ऑल्सो कंडक्ट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स, लेकिन उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? सो पहला, दे कैन नॉट कंडक्ट ऑल परमिसिबल करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, दे कैन कैरी आउट ओनली स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस। और उन स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स में भी ट्रेड ट्रांजेक्शन्स नहीं हो सकती। सो दे कैन बी ओनली नॉन ट्रेड ट्रांजेक्शन्स, और वो भी केवल करंट अकाउंट को लेकर के। सो दिस मीन ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट नहीं कर सकते। वेयर एज जब हम बात करते हैं एडी कैटेगरी 1 की, सो दे कैन कंडक्ट करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड ऑल परमिसिबल ट्रांजेक्शन्स। और इनमें आते हैं कमर्शियल बैंक्स। और कैटेगरी 2 में कौन आते हैं? अपग्रेडेड फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स। तो मनी चेंजर्स अगर उनको अपग्रेड किया है फुल फ्लेज्ड तो वो आ जाएंगे। देन रीजनल रूरल बैंक्स जो क्वालिफाई करते हों, सिलेक्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, और इसके अलावा और कोई भी एंटिटी जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिट करता है। तो इस कैटेगरी में कौन कौन ऑथोराइज्ड है ये भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर है कि दीज आर प्राइमरली कमर्शियल बैंक्स, लेकिन यहाँ पे FFMCs फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स जो अपग्रेड किए गए हैं, सिलेक्ट RRBs हैं, सिलेक्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं
स्मॉल फिनांस बैंक्स हैं एंड अदर एंटिटीज़ हैं जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में लिमिटेड मैनर में डीलिंग कर सकते हैं। एडी कैटेगरी 3 में कौन आते हैं? तो दीज आर एंटिटीज ऑथराइज्ड बाय आरबीआई टू कैरी आउट स्पेसिफिक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस इंसिडेंटल टू देयर बिजनेस एक्टिविटीज। ये जो एंटिटीज हैं जो भी बिजनेस एक्टिविटीज करती हैं उनसे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं, यानी सभी ट्रांजैक्शंस नहीं, उनके अपने बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं, सो दे कैन कैरी दीज ट्रांजैक्शंस। आमतौर के ऊपर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कैटेगरी 3 में क्लासीफाई की जाती हैं। और ध्यान रखना है, ये हर प्रकार की ट्रांजैक्शन को कंडक्ट नहीं कर सकते। सो दे कैन कंडक्ट ट्रांजैक्शंस इंसिडेंटल टू देयर बिजनेस और देयर एक्टिविटीज, जो इनके बिजनेस या एक्टिविटीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस कैन बी कंडक्टेड बाय देम। फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स। A money changers authorized to purchase foreign exchange from non-residents visiting India and residents and sell foreign exchange for private and business travel purpose only. So this is important classification. So full-fledged money changers हम किनको कहेंगे? इनको क्या अथॉरिटी है? इनको अथॉरिटी है कि जितने भी नॉन रेजिडेंट्स आते हैं इंडिया को विजिट करने के लिए, या हमारे रेजिडेंट्स अगर वो फॉरेन विजिट के लिए गए और वापस आ रहे हैं, तो उनसे ये फॉरेन एक्सचेंज परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये फॉरेन एक्सचेंज सेल कर सकते हैं किस पर्पस के लिए? प्राइवेट विजिट के लिए या बिजनेस ट्रैवल पर्पस के लिए। तो इनकी बहुत ही लिमिटेड पावर्स हैं और आमतौर के ऊपर ये हैं प्राइवेट ऑपरेटर्स। सो किसी भी सिटी में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस प्रकार की शॉप्स मिलेंगी, तो जिनको अथॉरिटी है कि वो नॉन रेजिडेंट से या जो रेजिडेंट्स हैं उनसे फॉरेन एक्सचेंज परचेज कर सकते हैं, लेकिन सेल करते हैं वो केवल प्राइवेट या बिजनेस ट्रैवल पर्पस के लिए। फ्रेंड्स, आई एम श्योर जो कुछ हमने यहाँ तक डिस्कस किया, एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो थोड़ा सा मुझे फीडबैक दे दीजिए वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स में नहीं, वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। तो लिख दीजिए एबल टू अंडरस्टैंड फॉरेन एक्सचेंज प्रॉपरली। यस कर दीजिए जरा कमेंट। आपका ये कमेंट जब दूसरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो दे फील मोटिवेटेड टू वॉच द वीडियो एंड टेक बेनिफिट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द वीडियो। यानी आप कमेंट ऐड करके बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे होंगे। नाउ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती हैं और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? फर्स्ट वी टॉक अबाउट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ए ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर्स asset or liability including contingent liabilities outside India of a person resident in India or asset liability in India of persons resident outside India। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, दूसरी तरफ हम ले लेते हैं किसी यूएस फंड का। एसबीआई की एसेट लाइबिलिटीज अगर आउटसाइड इंडिया, जिसको हम कहते हैं अब्रॉड, अगर एसबीआई की एसेट लाइबिलिटी में किसी प्रकार का चेंज आता है आउटसाइड कंट्री, आउटसाइड इंडिया, या कोई यूएस फंड है इसकी एसेट लाइबिलिटी किसी प्रकार का कोई चेंज आता है इन इंडिया, तो उन ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे
कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल एसबीआई अगर लंदन के अंदर अपनी ऑफिस बिल्डिंग परचेज करता है तो आउटसाइड द कंट्री एसबीआई के एसेट में चेंज आई। इसी प्रकार से अगर कोई यूएस फंड इंडिया की किसी कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है तो उस यूएस फंड की एसेट लायबिलिटी पोजीशन इंडिया में चेंज हो रही है, तो इन ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो आई एम श्योर इन एग्जाम्पल के साथ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है इसको हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आगे मूव करने से पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, क्या आप अपना प्रिपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? इफ दैट इज द इश्यू तो देन देयर कुड बी सर्टेन प्रॉब्लम्स यू मे बी फेसिंग। सो यू फाइंड द बुक्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया है, उसको अंडरस्टैंड करने में आप डिफिकल्टी महसूस करते हैं। बार बार आपको करना पड़ता है, फिर भूल जाते हैं, फिर करना पड़ता है। एज ए रिजल्ट लॉट ऑफ टाइम इज स्पेंट बाय यू, और टाइम आपके पास पहले से कम है क्योंकि होल्ड यू आर वर्किंग इन द बैंक। आप काफ़ी प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन किताब के हर एक चैप्टर के एंड के ऊपर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं वो इतने कम हैं कि जिससे प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती, और एज ए रिजल्ट आपकी प्रॉपर प्रेपरेशन नहीं हो पाती। अब इसका सॉल्यूशन कहाँ पे है? इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स में जब हम कॉन्सेप्ट को सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत आसानी से आप उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देर तक याद रख पाते हैं और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, इसलिए टाइम भी आपका सेव होता है। तो ये आपकी दोनों प्रॉब्लम्स ये वीडियो लेसन्स सॉल्व कर देते हैं और साथ में आप पूरे सिलेबस को कवर भी कर पाते हैं। हमारा क्वेश्चन बैंक जिसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं, और पेपर के जस्ट पास में जा कर के हमारे जो मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस हैं यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो आपको गाइड करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट में पूछे जा चुके हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने फोकस को चेंज कर लेते हैं। अगर इतना कुछ इतना यूज़फुल अवेलेबल है तो व्हाई नॉट टू यूज़ इट। फिर इसको यूज़ कहाँ पे करें? तो ये आपको मिलेगा हमारी ऐप के अंदर या ये मिलेगा हमारी वेबसाइट के थ्रू। सो हमारी वेबसाइट को इमीडिएटली लॉग इन करिए और इन कोर्सेज का बेनिफिट लीजिए। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो अभी तक डिस्कस हमने किया था उसके ऊपर बेस्ड है। सो व्हाट रिप्लेस्ड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फीरा इन इंडिया? फीरा को किसने रिप्लेस किया? डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 ने, या फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 ने? तो ये ऑप्शन तो दोनों खत्म हो रही है क्योंकि ये तो वही नाम है। अब हमारे पास ऑप्शन बची हैं ए और बी। सो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स ये तो बहुत पुराने हैं, 1939 के हैं, और ये 1999 के हैं, तो इन्होंने रिप्लेस कर दिया फेरा को। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड एक्सचेंज कंट्रोल गेट इंट्रोड्यूस अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स? डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंतर्गत एक्सचेंज कंट्रोल कब इंट्रोड्यूस किए गए? जून 1, 2000 को, सितंबर 3, 1939 को, जून 1, 1973 को, जून 1, 1947 को। तो इनको कब इंट्रोड्यूस किया गया? आई थिंक इसका आंसर ऑलरेडी मैंने ऊपर लिख दिया है यहाँ पे। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स इनको इंट्रोड्यूस किया गया था 3 सितंबर 1939 को। 47 में पहला फीरा आया और उसके बाद रिवाइज किया फीरा को 1973 के अंदर, और 1 जून 2000 से फेमा को इम्प्लीमेंट किया गया।
तो यहाँ पे बड़े शॉर्ट में हमने चारों को अंडरस्टैंड भी कर लिया और अपने आंसर को भी ढूंढ लिया। तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। Which act provided statutory powers to exchange control in 1947, later replaced by FIRA 1973? हमने बताना उस एक्ट का नाम जिसने स्टैट्यूटरी पावर्स प्रोवाइड की एक्सचेंज कंट्रोल के लिए। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 या फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आई एम श्योर बड़ी आसानी से आप इसको आंसर कर सकते हैं। यस, देखिए कौन सा आंसर बनता है। तो आंसर हमारा बनता है सी। 1947 के अंदर जो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स थे उनको स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। व्हेन डिड फेमा रिप्लेस्ड फीरा इन इंडिया? फेमा ने फीरा को इंडिया में कब रिप्लेस किया? ये डिफरेंट डेट्स हैं, तो चेक करिए इनमें कौन सी डेट है जब फेमा ने फीरा को रिप्लेस कर दिया। बहुत आसान आंसर है, आई एम श्योर आप सारे के सारे इसको बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो दिस इज फेमा, जून 1 2000 को। तो ये डेट है जब फीरा को रिप्लेस किया गया फेमा के द्वारा, यानी फेमा का जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है दैट इज 1 जून 2000। What change did FEMA bring regarding offences related to foreign exchange compared to FIRA? अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ऑफेंसेस की बात करें और कंपेयर करें फेमा और फीरा को, तो फेमा ने क्या चेंज कर दिया जो फेमा में था? दे रिमेन्ड क्रिमिनल ऑफेंसेस, दे बिकेम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, सो दे बिकेम सिविल ऑफेंसेस, या दे वर कंप्लीटली अबॉलिश्ड। तो क्या इंपॉर्टेंट चेंज दिया फेमा ने कंपेयर्ड टू फेरा? सो फेरा में जो ऑफेंसेस थे दे वर कंसिडर्ड टू बी क्रिमिनल ऑफेंसेस, और फेमा में जो ऑफेंसेस हैं दे आर कंसिडर्ड सिविल ऑफेंसेस। ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। टू विच रीजन डज फेमा नॉट एक्सटेंड? इंडिया में कौन सा वो पार्ट है जहां फेमा एप्लीकेबल नहीं है? सो इट इज गिफ्ट सिटी इन गुजरात, इट इज होल ऑफ इंडिया, इट इज गुजरात, और इट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एरियाज। हमने बताना है किस एरिया को फेमा कवर नहीं करता है। देखिए कितनी डेप्थ में, कितनी डिटेल में हम क्वेश्चन को कवर कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी बेस क्लासेस हैं। अगर इनको आपने अच्छे से कर लिया तो फिर पेपर में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली। यस, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शैल बी द आंसर? सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बनेगा गिफ्ट सिटी। ऑप्शन ए इज द आंसर। What is the primary authority responsible for issuing notification relating to FEMA? FEMA से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है उनको इशू करने वाली प्राइमरी अथॉरिटी कौन है? इट इज़ RBI, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, या इट इज़ ऑथोराइज्ड पर्सन्स हु इश्यूज नोटिफिकेशंस रिलेटिंग टू FEMA। कौन है वो अथॉरिटी? So that authority is the central government. According to FEMA, through whom are foreign exchange transactions allowed? FEMA के मुताबिक foreign exchange की जो transactions हैं किनके थ्रू permitted हैं? Individuals के थ्रू, authorized person appointed by RBI के थ्रू, any financial institution के थ्रू, या foreign governments के थ्रू? क्वेश्चन नंबर 2 क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? सो आंसर हमारा बनता है एपीज, अथोराइज्ड पर्सन्स।
ऑथोराइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन बी जो है, सो दैट इज आवर आंसर। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, तो वहीं पे हम उसको आंसर कर देंगे। और अगर आपका कोई अदर क्वेरी है तो उस क्वेरी को आप इस ईमेल के ऊपर पोस्ट कर दीजिए, हम उसको रिप्लाई करके आपको सूटेबली हेल्प करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो इसका डिसलाइक ज़रूर करके जाना, लेकिन अगर ये आपको यूज़फुल लगा हो तो फिर लाइक करने में संकोच ना करें। आपका लाइक करना मीन्स यू आर सजेस्टिंग टू यूट्यूब कि इसे यूट्यूब और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाए। तो जैसे ही आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब उस सेशन को, उस वीडियो को और बहुत सारे स्टूडेंट को दिखाने की कोशिश करता है अपने लेवल के ऊपर। इस वीडियो को लिंक के आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब तो किया लेकिन बेल आइकन पुश नहीं किया तो हमारे नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के साथ उसको सब्सक्राइब करें। हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे आने वाले सेशंस के अंदर, तो अभी हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।